हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ही ठीक होंगे। बच्चों, आज आपका फिज़िक्स का पेपर हुआ है। उम्मीद करता हूं आपका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। आप लोग एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका फिज़िक्स का पेपर कैसा हुआ है। बच्चों, अब इसके बाद में आपका केमिस्ट्री का पेपर है, आपको उसकी भी तैयारी करनी होगी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को हम लोग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग फिज़िक्स के पेपर का कोई डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। जी हाँ भैया, हम कोई भी डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग केवल 6 नंबरों की बात करेंगे। कौन से 6 नंबर? वही जो सेक्शन ए में हमें मिलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, मोबाइल पे मेरे पास पेपर एक बच्चे ने भेज दिया था और उसके कुछ डाउट्स थे कि क्या पता उसने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ठीक किए भी हैं या नहीं। तो आइए आज हम लोग उन्हीं 6 क्वेश्चंस को देखते हैं कि कौन से आंसर ठीक होंगे। बच्चों, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है अलग अलग आए हों। मेरे पास शाहजहाँपुर डिस्ट्रिक्ट का पेपर है, तो हम उसी के 6 क्वेश्चंस को पहले देखते हैं, है ना। बच्चों, पहला प्रश्न जो आया था आपका प्रश्न का, वो था 1/म्यू² म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, ये पूछा था बच्चों, है ना। पहले क्वेश्चन में आपसे मात्रक पूछा था। तो बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ये सब क्या है। एक फॉर्मूला बच्चों आपने पढ़ा होगा, C इज इक्वल टू 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आपने ज़रूर पढ़ा होगा, है ना। इसमें जो C है ये क्या है, ये प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल। और मात्रक क्या होता है भैया चाल का? तो मात्रक आपको पता होता है कि चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ पर तो अंडर रूट है ही नहीं, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे C² कर दें तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और स्क्वायर होगा तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो हमें मिलेगा म्यू नॉट अंडर रूट में एंड एप्सिलॉन नॉट, है ना। जब स्क्वायर करके हम लोगों ने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट प्राप्त किया और ये C² है, तो यहाँ पर इसके यूनिट में भी क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। और बच्चों, जैसा मैं पेपर में देख पा रहा हूँ कि ये पहला वाला ऑप्शन है ना, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये फर्स्ट ऑप्शन है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन भैया सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, है ना। ठीक है ना बच्चों, ये वाला ऑप्शन हमारा ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है ना बच्चों, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि आपको अगले पेपर की भी तैयारी करनी है। आखिरकार 4 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है ना। और जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस चैनल पर फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों की ही रिवीजन क्लासेस चल रही थी। फिज़िक्स का पेपर हो चुका है, केमिस्ट्री का पेपर बाकी है, तो आपको उसकी भी तैयारी करनी है और उसकी तैयारी के लिए भी वीडियोज़ आपको यहीं से मिल जाएंगे। अगला है कि एक समीकरण दी गई है हमें, समीकरण है E इज इक्वल टू PC। लिखा हुआ है प्रश्न में E इज इक्वल टू PC, जहां E क्या है, लिखा हुआ है जहां E है ऊर्जा, P है संवेग, P संवेग है, और C क्या है, प्रकाश की चाल। C क्या है, प्रकाश की चाल। तो हमसे कह रहा है कि, चलिए क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। समीकरण E इज इक्वल टू PC, जहां E, P तथा C क्रमशः ऊर्जा, संवेग एवं प्रकाश की चाल को प्रदर्शित करते हैं, लागू होता है। मतलब ये फॉर्मूला E इज इक्वल टू PC किसके लिए है? पहला ऑप्शन दिया गया है इलेक्ट्रॉन एवं फोटोन के लिए, कि क्या ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों के लिए है। दूसरा ऑप्शन दिया है फोटोन के लिए लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, यानी कि ये फॉर्मूला केवल फोटोन के लिए होगा और इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए लेकिन फोटोन के लिए नहीं, यानी कि केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ठीक है और फोटोन के लिए बिल्कुल भी नहीं। और फोर्थ ऑप्शन है ना इलेक्ट्रॉन के लिए और ना ही फोटोन के लिए। तो बच्चों इसका जो है सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा कि ये फार्मूला E इज इक्वल टू PC फोटोन के लिए तो ठीक होता है,
किसके लिए ठीक होता है? फोटॉन के लिए तो लागू होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, लेकिन ई माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए लागू नहीं होता है। जिस बच्चे ने ये आंसर टिक किया होगा उसका तो 1 नंबर पक्का हो गया, है ना। वैसे आप सभी समझदार हैं, यही आंसर लगाया होगा। भैया पढ़ के जाते हैं आप लोग, ऐसे ही थोड़ी ना पेपर दे आते हैं। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मार्कर का कलर भी चेंज करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जैसे ही एक धातु और अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि जैसे ही, लिख लेते हैं इसको एक बार, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है कि जैसे ही एक धातु और अर्धचालक, अर्धचालक भैया सेमीकंडक्टर, है ना, धातु और अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है, है ना। वो कह रहा है कि जैसे ही एक धातु और अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो क्या होता है? क्या दोनों की चालकता बढ़ जाती है? यानी कि धातु और अर्धचालक अगर दोनों को गर्म कर दिया जाए तो क्या उनकी चालकता बढ़ जाएगी, या दोनों की चालकता घट जाती है, या फिर दोनों की ही चालकता घट जाएगी, जैसे ही हमने टेम्परेचर बढ़ाया और उसकी चालकता घट जाए। क्या ये कंडीशन हो सकती है? या थर्ड कह रहा है कि धातु की चालकता बढ़ जाती है तथा अर्धचालक की चालकता घट जाती है। कह रहा है कि एक की बढ़ती है, एक की घटती है ना। या फोर्थ वाला होगा कि धातु की चालकता घटती है और अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। तो बच्चों आपको पता होगा कि इसका फोर्थ वाला आंसर बिल्कुल ठीक होगा कि जब भी किसी धातु को गर्म किया जाता है तो धातु की चालकता क्या होती है? घट जाती है। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे धातु की चालकता कैसी हो जाएगी? घट जाएगी। धातु की चालकता घटती है, लेकिन अर्धचालक के केस में बच्चों इसका अपोजिट हो जाता है, लेकिन अर्धचालक की बढ़ती है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, लेकिन अर्धचालक की बढ़ जाती है, अर्धचालक की बढ़ती है। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि धातु की चालकता घटती है और अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब हम गर्म करते हैं, यानी कि टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में बच्चों एक सर्किट बना हुआ है ना। सर्किट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है। सर्किट है कुछ इस तरीके से बना है ऐसे, और ये समांतर में भी एक लगाया गया है प्रतिरोध, और फिर ये दोनों इस तरह से बैटरी से जुड़े हुए हैं, इस तरह से, है ना। और हमसे कह रहा है कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना। ये 10 ओम है और ये भी 10 ओम है, और कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध, यानी यहाँ से और यहाँ से इसके बीच का क्या हमें जानना है भैया? तुल्य प्रतिरोध बच्चों बताना है कि क्या होगा। तो देखो बच्चों, आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे हो कि ये दोनों ही प्रतिरोध, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, एक दूसरे से कैसे हैं? समांतर श्रेणी में है ना, समांतर लगे हुए हैं। तो जब समांतर लगते हैं तो तुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या हो जाता है? 1/r इज इक्वल टू
1/R1, एक को R1 मान लो और दूसरे को R2 मान लो। समांतर के लिए हम लोग ये वाला लगाते हैं। अगर श्रेणी में लगे होते तो कौन सा लगाते हैं फॉर्मूला, R = R1 + R2 + R3 डैश डैश डैश, है ना, ये लगाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं यूज़ करना है, ये किसके लिए है, श्रेणी के लिए है। हम यूज़ करेंगे 1/R = 1/R1 + 1/R2। 2 हैं तो R2 तक, 3 होते तो R3 R4 ऐसे करके ऐड कर देते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/R = हो जाएगा 1/R1 कितना है, 10 है, और R2 कितना है, ये भी 10 है। अब इन दोनों का ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो एलसीएम कितना, 10 हो गया, ऊपर भी 1 इधर भी 1, और ये हो गया 1/R, है ना। अब ये हो जाएगा हमारा 2/10, ठीक है। सॉल्व किया, 5 आया, और ये 1 हो गया, ये 5 हो गया। 5 किसके, R के बराबर हो गया। इसको इरेज करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि 1/R = 1/5 हो गया, ठीक। तो R हमारा कितना हो जाएगा, R = 5 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है बच्चों, कौन सा तुल्य प्रतिरोध जो है A और B के बीच में, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 5 ओम, 5 ओम हो जाएगा। तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा बच्चों, है ना। चलिए अब हम अपने 5वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है ना। ये प्रश्न बच्चों मैं आपको बोल के ही बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे इसका आंसर। एक ट्रांजिस्टर में क्या होता है ना, उत्सर्जक में अशुद्धि का न्यूनतम सांद्रण होता है। कि क्या ट्रांजिस्टर में जो उत्सर्जक होता है, उत्सर्जक मतलब इमिटर, है ना। उत्सर्जक को हम लोग किससे लिखते हैं भैया, ई से लिखते हैं। ई में न्यूनतम सांद्रण, इसको इरेज करते हैं फिर लिखते हैं। ट्रांजिस्टर में भैया 3 चीज़ें होती हैं, इमीटर, बेस और कलेक्टर। हिंदी में कहें तो उत्सर्जक, और बेस को कहेंगे आधार, और कलेक्टर को कहते हैं संग्राहक, है ना। कह रहा है कि इसमें जो सांद्रण होता है, मतलब अशुद्धि मिलाई जाती है, वो किसमें सबसे कम मिलाई जाती है, ये आपको बताना है ना। तो इमीटर में सबसे कम मिलाई जाती है, बेस में मिलाई जाती है, या फिर कलेक्टर में। पहला ऑप्शन था न्यूनतम सांद्रण किसमें, इमीटर में, EMITTER, इमीटर में न्यूनतम सांद्रण। अगला है, अगला देखते हैं क्या लिखा है इसमें, संग्राहक में। संग्राहक का मतलब कलेक्टर में, कि कलेक्टर में न्यूनतम सांद्रण हो। थर्ड ऑप्शन है बेस में, बेस में न्यूनतम सांद्रण। और फोर्थ ऑप्शन है कि तीनों में एक समान, तीनों में एक समान अशुद्धि मिलाई जाती है ना। तो बच्चों आपको पहले ही पता है कि कभी भी ट्रांजिस्टर के तीनों में एक जैसे, यानी इमीटर, कलेक्टर और बेस में एक जैसी अशुद्धि नहीं मिलाई जाती है। तो ये गलत हो गया, मतलब उनका जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि बेस में बेस में न्यूनतम सांद्रण किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा करंट मिल सके, है ना। तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बेस में न्यूनतम सांद्रण होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न बच्चों, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। और इसमें हम लोग लास्ट प्रश्न सॉल्व करते हैं। लास्ट प्रश्न है हमारा कि एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे। सिक्स्थ है हमारा कि एमीटर बच्चों आपको पता है किस काम आता है, धारा नापने के काम आता है। तो एमीटर का नेट प्रतिरोध, एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि नहीं, जिससे, वो कह रहा है कि एमीटर का जो नेट प्रतिरोध है, मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है,
वो कम क्यों होना चाहिए, है ना, उसका कारण पूछ रहा है कि कम होने से हमें क्या फ़ायदा होगा। पहला क्या लिखा है फ़ायदा, इन्होंने फर्स्ट लिखा है अधिक गर्म नहीं होगा, यह अधिक गर्म नहीं होता है, यह अधिक गर्म नहीं होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। सेकंड वाला देखो, सेकंड कह रहा है ये अधिक धारा नहीं लेता है, यह अधिक धारा नहीं लेता है। थर्ड वाला, थर्ड में कह रहा है यह अधिक धारा नाप सकता है, यह अधिक धारा नाप सकता है। और फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है यह मापे जाने वाली धारा में यह मापी जाने वाली धारा में प्रक्षेपीय प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। यह है बच्चों हमारा आखिरी प्रश्न, हमने बोर्ड पर नोट कर दिया है। और अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि कौन सा होगा। एमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए। बच्चों प्रतिरोध क्या करता है, धारा को रोकता है, धारा का मान कम करता है, कम धारा अपने अंदर से पास होने देता है। ठीक है, तो ये अधिक गर्म नहीं होता है, अधिक धारा नहीं लेता है, अधिक धारा नाप सकता है, यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। तो बच्चों ये चौथा वाला तो गलत हो गया कि प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है ना। अब ऊपर वाले से बात करते हैं, ये अधिक गर्म नहीं होता। तो बच्चों प्रतिरोध का तापमान से कोई इसमें संबंध नहीं है कि प्रतिरोध कम होना चाहिए तो हमारा एमीटर गर्म नहीं होगा, है ना। सेकंड वाला देखते हैं, ये अधिक धारा नहीं लेता है। बच्चों जब प्रतिरोध ही कम करने के लिए कह रहा है तो धारा कैसे नहीं कम, तो धारा क्यों कम होगी, तो ये भी गलत हो गया। आपका थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाता है कि यह अधिक धारा नाप सकता है। बच्चों देखो प्रतिरोध जितना कम होगा धारा उतनी ही ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो इसलिए हमारा थर्ड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ये अधिक धारा नाप सकता है। ठीक है ना। तो बच्चों ये थे हमारे आज के 6 प्रश्नों पर एनालिसिस जो आपके एग्जाम में आए थे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ में।